जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग अपने आप में एक शब्दांश होते हैं, ना कि कोई शब्द। ठीक है, इनकी गणना अव्यय शब्दों में या अव्ययकारी शब्दों में की जाती है। तो ये नंबर एक टाइप के कैसे होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को दूसरा नाम क्या दिया गया है? तत्सम उपसर्ग। इनका दूसरा नाम है तत्सम उपसर्ग। ठीक है बच्चों, इनको हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी बताई थी? 22 बताई थी आपको। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक थी हमारी अकारांत उपसर्गों की। पैर, ओको, अब और आपो। ये कैसे उपसर्ग है? ये अकारांत उपसर्ग कहलाते हैं। कैसे उपसर्ग है ये? अकारांत। अकारांत का मतलब आप जानते हैं बच्चों, अकारांत का मतलब होता है जिन उपसर्गों के अंत में ए हो, अकार जिसके अंत में हो। अकार का मतलब ए, ये वाला है। अब आप देखिए 22 उपसर्गों में से केवल ये 4 उपसर्ग ऐसे हैं जो प्रे, इसमें ए मौजूद है, उप के पे में ए मौजूद है, अब के पे में ए मौजूद है और अब के पे में ए मौजूद है। इसलिए इनको अकारांत उपसर्ग कहते हैं। और ये 22 में से 4 ही, समझ गए? अब इनका पहला नियम मैंने समझाया था। फर्स्ट नियम इनका कि प्रे, ओको, अब और अब, इन उपसर्गों में से कोई भी उपसर्ग यदि यहाँ कैसा शब्द हो, व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाला शब्द, आपको बच्चों इनको जोड़ने में कोई परिवर्तन नहीं करना। ठीक है, इसको जोड़ते वक्त आपको दोनों साइड में कोई परिवर्तन नहीं करना है। सीधा ही अगर व्यंजन से शुरू है कोई शब्द तो आपको परिवर्तन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए इस प्रे को हार शब्द में जोड़ दें तो देखिए ह ये व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाला शब्द है, इसलिए कोई परिवर्तन मत करिए, सीधा सीधा इसको ऐसे जोड़ दीजिए। समझ गए? दूसरी बात, जैसे उप को फिर से हम इसी में जोड़ें तो कोई परिवर्तन नहीं करना, सीधा सीधा अपन को उपहार ऐसे जोड़ देना है, कोई परिवर्तन हमको नहीं करना। जैसे तीसरा है, जैसे आप प्लस मान, क्या हो गया? अपमान। जैसे आबू प्लस काश,
है, व्यंजन से शुरू हुए, कोई परिवर्तन नहीं किया और सीधा सीधा हमने जोड़ करके नया शब्द बना लिया। हमेशा ये जो उपसर्ग होते हैं किसी भी शब्द में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं और उसका अर्थ भिन्न कर देते हैं। अब आप देखो, जैसे हार शब्द है, हार शब्द के मैंने उस दिन भी बताए थे, हार का मायना आभूषण होता है, गले का आभूषण, गले का आभूषण। और एक हार क्या होता है, खेत को भी कहते हैं, आंचलिक भाषा में हार खेत को भी कहते हैं। और हार का एक अर्थ मैंने बताया था आपको, यानी कि हारना, हार जीत जो होती है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं, अब इससे पहले हमने कोई से भी हार में लगाए, प्र लगाया तो प्रहार बन गया, तो इसका अर्थ चेंज हो गया। ये अर्थ बिल्कुल ही खत्म हो गए तीनों ही। और कौन सा अर्थ आ गया यहाँ, प्रहार यानी चोट, है ना। फिर उप जोड़ दिया तो फिर से इसका एक नया अर्थ बन गया, इसका अर्थ हो गया भेंट। और मान, मान कहते हैं सम्मान को, ने। और अप लगने से इसका अर्थ उल्टा हो गया, विपरीत हो गया, है। अपमान किसे कहते हैं, अपमान किसे कहते हैं, यानी किसी को जो है उसको नीचे दिखाने का, नीचा दिखाना अपमान हो गया। इस तरह से बच्चों ये अर्थ चेंज करने के काम में आते हैं। उपसर्ग का अपना स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, अपना स्वयं का अर्थ नहीं होता। ये कभी भी जो है किसी भी शब्द से पहले जुड़ते हैं और उसी के अर्थ को बदल देते हैं, उसके साथ मिलकर अपना अर्थ बनाते हैं। समझ गए, पहला नियम। दूसरा नियम देखो आप, इसका दूसरा नियम है प्र, आपो, आपो, ओपो। इसके बाद ई, ध्यान रखना, ई, उ या रस्सी वाली दी से शुरू होने वाला शब्द हो। समझ गए, यदि कोई शब्द ई से शुरू हो, उ से शुरू हो, ऋषि वाली री से शुरू हो, तो बच्चों यहाँ हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इन सब के अंत में क्या स्थित है, आ स्थित है। इधर हमने देखा कि ई मौजूद है या फिर उ मौजूद है या ऋषि वाली भी मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन में संधि लागू होगी, संधि लागू होगी। कौन सी, गुण, कौन सी संधि लागू हो जाएगी, गुण संधि लागू हो जाएगी। यानी वहां हमको गुणादेश करना है, समझ गए ना, वहां हमको गुणादेश करना है। जैसे मान लीजिए उपसर्ग है और यहाँ हमने इच्छा शब्द में जोड़ा, तो बच्चों क्या बनेगा, उपेक्षा बनेगा। तो ये शब्द बनेगा उपेक्षा,
बन गया। जैसे अब उपसर्ग में हमने इच्छा जोड़ा तो अपेक्षा बनेगा, अपेक्षा। समझ गए? इस तरह से हम अब जैसे प्रेम प्लस इच्छा हमने यहाँ या ईक्षण कर दीजिए, ईक्षण, प्रे प्लस ईक्षण तो क्या होगा? प्रेक्षण। क्या बनेगा? प्रेक्षण। इस तरह से हम यहाँ गुण संधि लागू कर लेंगे। समझ गए? ये गुण संधि लागू हो जाएगी क्योंकि 4 चीजें हैं बच्चों, 4 चीजें, एक तो संधि, एक समास, एक प्रत्यय और एक उपसर्ग। ये हमेशा इनमें क्या होता है? जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़ होता है। जोड़, जोड़ का हमारे हिंदी में अर्थ है मेल। जोड़ का मतलब मेल है। जोड़ हम गणित की भाषा में कहते हैं, जोड़ अपन गणित की भाषा में कहते हैं, हिंदी की भाषा में हम इसको मेल कहते हैं। ठीक है? मेल करने को ही जोड़ कहते हैं। तो जहां जोड़ होता है, जुड़ना होता है, मेल होता है, उस जगह पर संधि करना जरूरी हो जाता है। वहां कोई ना कोई संधि का नियम लागू होगा। समझ गए? समास में भी संधि चलती है, हालांकि जैसे कि समास के कुछ तरीके अलग होते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं संधि काम करती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमने लिखा विद्या का आलय है। अब इस समास करने के लिए हमको ये जो कारक चिन्ह आता है, इस कारक चिन्ह को हम खत्म करेंगे। जहां कारक चिन्ह खत्म होता है बच्चों, वो कौन सा होता है? वहां समास तत्पुरुष समास होता है। यूं कहते हैं विभक्ति लोपे तत्पुरुष समास, यानी विभक्ति के लोप में तत्पुरुष समास होता है। और विभक्ति का लोप कौन सी का होता है? पूर्व पद की विभक्ति का लोप होता है। उत्तर पद में विभक्ति आती ही नहीं है, तो पूर्व पद की जहां विभक्ति का लोप करते हैं या कारक चिन्ह का लोप करते हैं, वहां पर अब इसका जब लोप हो जाएगा, फिर इसकी और इसकी संधि कराई जाएगी। ठीक है? इसका मेल कराया जाएगा। जब मेल कराया जाएगा आप प्लस आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घा। तो यहाँ पर इसका ए खत्म कर दिया हमने, इसका ए खत्म कर दिया और इनको जोड़ के तैयार किया, तो क्या शब्द बनेगा? विद्यालय। ये शब्द बनेगा। तो यहाँ भी संधि काम आई। तो ऐसे कभी ना समझें कि ये संधि अपने आप में खुद संधि होती हैं कि वहीं काम आएंगी। नहीं, ये जहाँ भी हम मेल करेंगे, चाहे वो समास का मेल करें, चाहे हम उपसर्ग का मेल करें, चाहे हम किसी प्रत्यय का मेल करें, वहाँ संधि का काम जरूर होगा। तो ये दूसरा नियम हुआ इसका। समझ गए? बता लिया? बता दो इस दूसरे नियम को। ये पहला नियम है, ये इसका दूसरा नियम है। अप होगा और उप होगा। इनके बाद ए या आ से शुरू होने वाला शब्द हो। समझ गए? कौन सा शब्द हो?
ए या आ से शुरू होने वाला शब्द आया हो, तो यहाँ पर आप बिना किसी हिचक के सामने क्या स्थित है ए, और सामने ए आप आ रहा है, तो दोनों की जगह दीर्घ, यानी कि दीर्घ संधि लागू हो जाएगी। समझ गए? दीर्घ संधि लागू हो जाएगी। यहाँ हम दीर्घ संधि लागू कर देंगे। दीर्घ संधि जब लागू होगी, जैसे प्रे प्लस आर्थी, प्रे प्लस आर्थी क्या बन गया? प्रार्थी हो गया ना। प्रार्थी, प्रे प्लस आर्थी यानी कि प्रार्थी शब्द बन गया। आर्थी का मतलब क्या होता है? आर्थी बताओ बेटा, आर्थी का मतलब क्या होता है? देखो, अपन को एक अर्थी और आर्थी, ये शब्द युग में, कौन सा युग में? शब्द युग में बोलते हैं इसको। ये भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, एक नया बिंदु है शब्द युग में। तो बच्चों, शब्द युग में क्या है कि वे शब्द बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें अंतर होता है। उसको शब्द युग में कहते हैं, शब्दों का जोड़ा। युग मीन्स जोड़ा। तो ये अर्थी और ये आर्थी है, हम अच्छी तरह से जानते हैं अर्थी किसे कहते हैं, आर्थी किसे कहते हैं। अर्थी आप जानते हैं, मृतक डोली को कहते हैं। जो व्यक्ति मर जाता है, जब उसको हम डोली में रख के ले जाते हैं तो वो अर्थी है, उसको अर्थी कहेंगे हम। तो उसे हम मृतक डोली भी कह सकते हैं। और ये जो आर्थी है, इसको कहते हैं याचक, मांगने वाला। आर्थी मीन्स मांगने वाला। अब वो विद्या मांगे, क्या मांगे, मांगना कुछ भी हो, वो आर्थी में ही आता है। भाई कोई चीज की इच्छा रखने वाला, वो भी एक मांग है, इच्छा है, उसकी मांग है, तो वो आर्थी है। तो प्रार्थी, प्रे प्लस आर्थी। अब इसका अर्थ क्या हो गया? प्रार्थी यानी किसी आवेदन का, आवेदन करने वाला, जो आवेदन करता है वो प्रार्थी होता है। ठीक है, तो ऐसे इसका अर्थ हो गया। तो और देखिए, हम कोई भी सवाल देंगे तो देखिए, उप प्लस आसना क्या हो गई? उपासना। उपासना है, उपासना शब्द बनेगा, उपासना। अब आप देखिए, आसना और उपासना, इसमें क्या अर्थ है? उपसर्ग के लगने से इसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? आसना का अर्थ है कि बैठना, आसना कहते हैं बैठना, बैठना। और उपासना किसे कहते हैं? उपासना, उपासना का अर्थ है यानी कि किसी देव का, किसी चीज की जो है अपन को उसमें आस्था रखना है, उसकी पूजा करना, विश्वास करना उस पर, ये उपासना है। व्यक्ति उपासना करता है, फला देव की उपासना करता है, यानी फला देव पर विश्वास करता है, वो आस्था रखता है उसमें, तो वो उपासना है। इस तरह से ये आपका तीसरा नियम हुआ इसका। ठीक है, गुण संधि होगी
यहाँ पर ये दीर्घ संधि होगी। ठीक है, अगला है चौथा नियम इसका देखिए चौथा नियम क्या है। चौथा नियम है लास्ट नियम, प्रे, ओको, आओ और आप इनके बाद ए, आई, ओ या आओ से शुरू होने वाला शब्द हो ओ या औ से शुरू होने वाला शब्द हो तो आपको पता है कि इनमें ए मौजूद है, ए के बाद इनमें से हो ऐ वृद्धि एकादेश, इधर इनमें से हो तो औ वृद्धि एकादेश, यानी कौन सी संधि लागू हो जाएगी? वृद्धि संधि लागू हो जाएगी। जैसे उप में एति शब्द जोड़ दिया, उप में एति शब्द जोड़ दिया तो क्या बनेगा? ओपैति, ये बनेगा। समझ गए ना? और जैसे प्रे में एस शब्द जोड़ दिया तो कौन सा शब्द बनेगा? प्रैस। इस तरह के शब्द आते हैं। कोई भी होगी तो आपको वृद्धि संधि करनी पड़ेगी। इसके ये 4 नियम हैं। व्यंजन आए परिवर्तन नहीं करना, स्वर आए कोई तो उसी के हिसाब से संधि लागू कर देंगे। ई उ ऊ री हो तो गुण संधि लागू कर देंगे। ए आ हो तो दीर्घ संधि लागू कर देंगे और ए आई ओ हो तो वृद्धि संधि लागू कर देंगे। ये हमको ध्यान देना है। अब हम अगला नियम अगली ट्रिक का देखते हैं। अगला नियम देखते हैं। 2 उपसर्गों की आ उपसर्ग प्लस ओ आ उपसर्ग और परा उपसर्ग, ये कैसे उपसर्ग है दोनों? आकारांत उपसर्ग। 22 उपसर्गों में से ये 2 ही आकारांत उपसर्ग हैं बच्चों। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं। 22 में से 4 अकारांत हैं, 2 आकारांत हैं। तो ये दोनों हमने एक साथ ले लिए। इसका पहला नियम है कि आ या परा उपसर्ग में से कोई सा भी हो और उसके बाद व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाला शब्द हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर नो चेंज, कुछ नहीं करेंगे, हम इसको सीधा सीधा जोड़ देंगे। जैसे आप देखें आ प्लस हार बन गया आहार, कोई परिवर्तन नहीं किया है। परा प्लस जय व्यंजन से शुरू है,
हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, पराजय हो गए। ठीक है, फिर आ उपसर्ग हम दर में जोड़ दें, आदर हो गया। परा उपसर्ग को हम यदि भव में जोड़ दें तो पराभव हो गया। यानी व्यंजन से शुरू होने वाला कोई भी शब्द होगा वहां हम कोई परिवर्तन इसमें नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा उनको दोनों को जोड़ के एक साथ लिख दो। ठीक है, ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए इसका कि आ या परा के बाद में ए आ से शुरू होने वाला शब्द हो तो क्या करेंगे हमको दिख रहा है कि इधर इनमें आ मौजूद है, इधर भी आ मौजूद है, आ दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि लागू हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि हम इसमें लागू कर देंगे। आ प्लस आ उपसर्ग आस में जोड़नी है तो सीधा ही होगा आस। तो ऐसे सवाल में बहुत कम देता है, लेकिन कहीं दे दिया उसने तो इसमें उपसर्ग का मालूम ही नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा। और उसने दे दिया कि आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द है आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, तो आ का पता ही नहीं लगेगा। उसमें फिर अंदाजा करना पड़ेगा हमको बड़ी गहराई से सोच करके, क्योंकि ये आ यहाँ भी है यहाँ भी है, अब दोनों की जगह एक होना है तो आस ही शब्द बनेगा, बन गया। तो अब यहाँ पर उपसर्ग स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं देगा ऐसी जगह पर, फिर हमको गहराई में उतरना पड़ेगा कि इसमें उपसर्ग अगर निकाले तो ये होगा भाई, उपसर्ग ये होगा। परा का तो पता लग जाएगा, समझ गए ना। जैसे परा का तो ये, क्योंकि पर कम से कम पर तो आएगा उसमें, लेकिन इसका पता बहुत कम चलेगा। तब हमको उसमें हल्की सी गहराई से देखना पड़ेगा कि इसमें ये हो सकता है, समझ गए ना। तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि परा जैसे परा है, परा में हम मान लीजिए इसी में जोड़ दें हम तो ये शब्द परास बनेगा। अब इसमें पर तो आ रहा है, तो अब अंदाज कर लेंगे कि ये इसमें परा उपसर्ग है और आस या में एक शब्द है, समझ गए ना। तो ऐसे हमको ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत कम काम में आता है, क्योंकि स्वर से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या कम होती है और व्यंजनों से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या ज़्यादा होती है, समझ गए ना।
सबसे ज्यादा आपको ये काम में आएगा, ये काम में ऐसे आएगा जैसे आ प्लस जन, तो क्या बन गो आजन, आ प्लस मरण आमरण, इस तरह के शब्द ज्यादा मिलेंगे आपको, तो आपको फोकस करना है इस पर, इस नियम पर। ये मोस्ट नियम है इसका, बाकी तो बहुत ही कम आते हैं। और इनमें गुण संधि वाले शब्द भी बहुत कम आएंगे, वृद्धि संधि वाले भी शब्द बहुत कम आएंगे। एक आध शब्द आपको मिलेगा तो दीर्घ संधि का मिलेगा, बाकी तो सब यही मिलेंगे आपको। ये इसका दूसरी ट्रिक का सवाल हुआ, ठीक है।